Hello students, our today topic is distribution of continent and ocean, महाद्वीपों तथा महासागरों का विस्तार। हमारे अर्थ सरफेस पर महाद्वीप कहाँ कहाँ पर विस्तृत हैं और महासागर जो हैं वो कहाँ कहाँ पर विस्तृत हैं और इन महाद्वीप और महासागरों के अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है, इनकी संरचना किस प्रकार की है। ये महाद्वीप और महासागर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, कुछ एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, तो इनके क्या एविडेंस हैं और इनका जो विस्थापन हो रहा है वो किस दिशा में हो रहा है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मीन्स होता है कॉन्टिनेंट मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जब कॉन्टिनेंट जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, ड्रिफ्ट हो जाते हैं, तो उसको हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं। पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट जो होता है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर उनकी एक विशिष्ट जो दिशा होती है उसके अंदर वो मूव कर रहे होते हैं। A casual look at the world physical map show astonishing symmetry on the eastern and the western coast of Atlantic Oceans। विश्व के भौतिक मानचित्र जो फिजिकल मैप है उसको देखने से पता चलता है कि अटलांटिक महासागर के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच बहुत अधिक समानता पाई जाती है। इन दोनों के अंदर जो है वो आपस में ये ऐसे लगते हैं जैसे एक ही पार्ट से टूट करके ये अलग हुए हैं। इनमें काफ़ी जो है वो सिमिलरिटी पाई जाती है, काफ़ी समानता पाई जाती है। साइंटिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट दिस सिमेट्री इज द लार्जली ड्यू टू दिस फैक्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द ओशन। वैज्ञानिकों का विचार है कि यह समानता भूगर्भीय काल यानी कि प्राचीन काल से ही ये समानता पाई जाती है। भूगर्भीय काल में अटलांटिक महासागर के दोनों ओर स्थित महाद्वीप एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के कारण है। उन्होंने कहा कि दोनों महाद्वीप जो आपके अटलांटिक ओशन के दोनों साइड के अंदर हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसके कारण वो टूटने से अलग हुए, तो इनमें ये सिमिलरिटी पाई जाती है, ये समानता पाई जाती है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका in the west and Africa and Europe on the east were joined together in the geological past. Abraham Castells and Dutch map makers was the first scholar to propose such a possibility as early as 1596. Antonio Pellegrini drew a map showing the continent of the America, Europe, Africa together. यूरोप व अफ्रीका तथा पश्चिम में उत्तर व दक्षिणी अमेरिका एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जो बाद में विस्थापित होने के कारण एक दूसरे से अलग हुए। यह थ्योरी 1596 के अंदर एंटोनियो पिलग्रिनी ने मैप बना करके शो की थी और उनके अंदर उसने मानचित्र के ऊपर इन सभी महाद्वीपों को इकट्ठा दर्शाया था। अर्थात ये सभी चीज़ें एक जगह पर उपलब्ध थी, वहाँ पर इनके अंदर सारे महाद्वीप एक पेंजिया के रूप में स्थित थे और धीरे धीरे ये टूट करके अलग हुए। इसी को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का नाम दिया गया। जैसा कि मैप में आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया और अफ्रीका, इन प्लेटों के बीच के अंदर जो है वो अटलांटिक ओशियन है। अटलांटिक ओशियंस के अंदर जो इनके बाउंड्री लाइंस है, ईस्टर्न कोस्टल एरिया और वेस्टर्न कोस्टल एरिया अटलांटिक ओशियन में, इनमें काफ़ी सिमिलरिटी पाई जाती है कि ये पार्ट जो है वो एंशिएंट पीरियड के अंदर, प्राचीन काल के अंदर जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जियोलॉजिकल पास्ट के अंदर ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और इनमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट प्रोसेस के कारण से ही ये अटलांटिक ओशियंस का फॉर्मेशन हुआ और आज भी ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू है, लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है।
अब्राहम ऑस्ट्रेलिस ने सबसे पहले इसकी संभावना जो है वो प्रस्तुत की थी और इसके लिए उन्होंने मैप भी तैयार किया था। इसके बाद एंटोनियो पेल्ग्रिनी ने इसके जो मानचित्र की रचना की तो उसमें सभी महाद्वीपों को आपस में जोड़ करके दिखाया गया, जिसको उन्होंने पेंजिया का नाम दिया। इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर जो रिसर्च की वो वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर जो जर्मनी के स्कॉलर्स थे, उन्होंने इस पर सबसे पहले रिसर्च की और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वर्ल्ड के सामने दी। तो वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, उसने इसके लिए क्या एविडेंस लिए, कहाँ कहाँ पर उसने रिसर्च की, इसकी जो जानकारी है वो हम लेते हैं। वैगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अल्फ्रेड वैगनर वाज ए जर्मन स्कॉलर who put forward the continental drift theory in 1912 and revised in 1924। सबसे पहले अल्फ्रेड वैगनर जो जर्मनी के एक विद्वान है, उन्होंने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वर्ल्ड के सामने प्रस्तुत किया था, लेकिन इसमें कुछ कमियां रह गई थी। ये इसके को प्रॉपर प्रूव नहीं कर पाए थे, इसके एविडेंस नहीं दे पाए थे, इसलिए इसको रिवाइज करके 1924 के अंदर ये दोबारा से इसको रिवाइज करके वर्ल्ड के जो जियोलॉजिस्ट थे, जियोग्राफर्स थे और अदर जो साइंटिस्ट थे, उनके सामने इसको प्रूव किया। वैगनर के कॉन्टिनेंटल थ्योरी के जो आउटलाइंस हैं वो क्या है? आउटलाइंस ऑफ द कॉन्टिनेंटल थ्योरी। वैगनर ऑब्जर्व सरप्राइजिंग सिमिलरिटीज ऑन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशियंस। ये अभी मैंने बताया था आपको कि अटलांटिक ओशियंस के ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड के अंदर जो कॉन्टिनेंट है, हमारे महाद्वीप है, ऊपर आपका जो है यूरेशिया आ जाता है, नीचे अफ्रीका आ जाता है, एक साइड के अंदर नॉर्थ अमेरिका, दूसरी साइड में साउथ अमेरिका आ जाते हैं। ये मैप में देख करके आप अच्छे से इसको समझें। इनके अंदर काफ़ी सिमिलरिटी पाई जाती है, काफ़ी समानता पाई जाती है। जैसे कोई टूटी हुई चीज़ जो होती है, उसके जो जिगजैग होते हैं वो आपस में एक दूसरे में सेट बैठ जाते हैं। तो इसी प्रकार से अगर इनको हम आपस में एक दूसरे से सेट बिठाएं तो ये आपस में फिट बैठ जाते हैं। इसके अंदर कहाँ सिमिलरिटी पाई जाती है सबसे ज़्यादा? ये देखिए, ही एक्सप्लेन्ड दैट द ब्राजीलियन बल्स वुड फिट इन द गल्फ ऑफ गिनीज एंड नॉर्थ अमेरिका आउटलाइन वर्ल्ड क्लोजली फिट इन द indentations of the coast of the Scandinavia and the Western Europe, Antarctica, Australia, Peninsular India and Madagascar were neatly nested together close to the southern tip of the South Africa. Wagner called it jigsaw fit। ये कह रहे हैं कि सभी जो महाद्वीप हैं वो एक दूसरे के साथ आराम से फिट बैठ जाते हैं। उसने बताया कि दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील का उभार अफ्रीका की गिनी की खाड़ी में भली भांति सटाया जा सकता है। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को पश्चिमी यूरोप के तट के साथ जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार पूर्वी अफ्रीका में इथियोपिया और इरिट्रिया के बल्ज को उभार को पश्चिमी भारत और पाकिस्तान की तटरेखा के साथ संयुक्त किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया को बंगाल के खाड़ी में फिट किया जा सकता है, जिसे वैगनर ने जिगसा फिट का नाम दिया है। तो इस प्रकार से जो जिगसा फिट है, इसको हम एक बार मैप के अंदर देखते हैं कि ये देखिए कि कौन कौन से पार्ट हैं वो कहाँ पर फिट बैठ सकते हैं, जैसा कि मैप के अंदर दिया गया। इसमें जैसे दिया गया है कि ये आपका ब्राजील का बल्ज है, ये गल्फ ऑफ गिनी है। इस बल्ज को हम यहाँ पर सेट बिठा सकते हैं। इस प्रकार से इसको करके हम सेट बिठा सकते हैं। ये दोनों है, ये आपस में सेट बैठ सकते हैं और इनके बीच में जो ग्रीनलैंड है ये आपस में फिट बैठ सकता है, एक दूसरे के साथ ये आ सकते हैं। इधर का जो ये पार्ट है ऑस्ट्रेलिया को जो हमारे ये इंडियन ओशियन है, इसके अंदर ये फिट बैठ सकता है। और इधर जो ये मेडागास्कर रीजन्स है, इस मेडागास्कर रीजन्स को हम यहाँ पर फिट बिठा सकते हैं। जैसे ये मेडागास्कर दिया गया है, तो इस मेडागास्कर को इस रीजन्स के अंदर फिट बैठ सकते हैं। इस प्रकार से ये पूरा जो वर्ल्ड है
वो कंबाइंड हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है। इसको आप प्रैक्टिकल रूप में एक वर्ल्ड का मैप लेना और इसके अंदर कॉन्टिनेंट पार्ट को आपस में कट कर लेना, जो इनके बीच का ओशियन पार्ट है इसको हटा देना और फिर उसको आप अपनी नोटबुक के अंदर एक दूसरे से पेस्ट करके देखना, ये आपस में एक दूसरे से फिट बैठे जाते हैं। इसके आगे देखिए वैगनर ने किस प्रकार से इनको अलग अलग नाम दिया और ये कौन कौन से पार्ट हमारे अर्थ सरफेस पर सबसे पहले इनका निर्माण हुआ था। वैगनर अज्यूम दैट ऑल द अबो मेंशन्ड लैंडमास कौन से, जो हमारे सारे कॉन्टिनेंट हैं वो आपस में एक दूसरे से फिट बैठ जाते हैं, तो वो सारे लैंडमास फॉर्म ए सिंगल वास्ट कॉन्टिनेंट नोन एज पेंजिया। सभी कॉन्टिनेंट को जो एक सिंगल लैंडमास के अंदर कलेक्ट कर दिया गया, उनको इकट्ठा कर दिया गया, तो उस लैंडमास को वैगनर ने नाम दिया पेंजिया। क्या नाम दे दिया उसको? पेंजिया। इसको हम सुपर कॉन्टिनेंट का भी नाम देते हैं। सुपर कॉन्टिनेंट एक बड़ा महाद्वीप। पेंजिया इन द अपर, पेंजिया को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया, वो कौन से हैं वो भी हम बताते हैं। इन द अपर कार्बनफेरिस एज, कार्बनफेरिस एज के अंदर जो है वो कार्बनफेरिस एज जो हमारी स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट थी 300 मिलियन ईयर्स एगो। आज से 300 मिलियन ईयर्स एगो जो एज थी उसको कार्बनफेरिस एज का नाम दिया गया है। तो इस कार्बनफेरिस एज के अंदर सभी कॉन्टिनेंट एक सिंगल लैंडमास के रूप में थे, जिसे पेंजिया का नाम दिया। ठीक है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पेंजिया कंपेरेज ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया एंड वाज नोन एज लोरेशिया। जो हमारा पेंजिया था उसका जो नॉर्दर्न पार्ट था, उस नॉर्दर्न पार्ट को लोरेशिया का नाम दिया गया, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया 3 कॉन्टिनेंट इंक्लूड है। सिमिलरली द सदर्न पार्ट ऑफ द पेंजिया comprised of South America, Africa, Peninsular India, Australia, Antarctica and are known as Gondwana land। साउथ जो पेंजिया का पार्ट था उसके अंदर हमारे जो कॉन्टिनेंट थे वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट उसके अंदर इंक्लूड थे, जिसको गोंडवाना लैंड का नाम दिया गया। जिसको किसके नाम से जाना गया? गोंडवाना लैंड। बोथ लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड वर सेपरेट बाई ए नैरो एंड स्वेलो सी नोन एज टैथिज सी। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों के बीच के अंदर एक सी था जिसका नाम टैथिज सी था। तो ये 3 चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं। जो हमारा पेंजिया था उसका नॉर्दर्न पार्ट था वो लोरेशिया था, सदर्न पार्ट था उसको गोंडवाना लैंड नाम दिया गया और बीच के अंदर क्या था? टैथिज सी था। और इन सारे पार्ट के चारों तरफ वाटर बॉडीज थी, उस वाटर बॉडी को नाम दिया गया पेंथालासा। मीन्स अपर कार्बनफेरिस एज में हमारा जो पूरा वर्ल्ड था वो 4 पार्ट के अंदर डिवाइड था। एक था लोरेशिया, दूसरा गोंडवाना लैंड, तीसरा टैथिज सी और चौथा है पेंथालासा। इन 4 पार्ट के अंदर डिवाइड था, जो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेटेड होकर के, टूट करके, डिवाइड होकर के, और आज आप देख रहे हैं हमारे डिफरेंट ओशियंस, सी, कॉन्टिनेंट और अदर जो हमारे गल्फ वगैरह हैं उनका फॉर्मेशन हो चुका है। तो आगे देखिए इसमें द एंटायर लैंडमास ऑफ पेंजिया वाज सराउंडेड बाई ए हेज ओशियन नॉन एज पेंथालासा, कि इसके चारों तरफ एक बड़ा सागर था जिसको हम पेंथालासा के नाम से जानते थे। तो ये तीनों टर्म्स हैं, चारों टर्म्स हैं, वो आपको ध्यान रखिए कि लोरेशिया क्या है, गोंडवाना लैंड क्या है, टैथिज सी क्या है और आपका पेंथालासा क्या है। उसके बाद आगे देखिए वैगनर अज्यूम दैट सम पार्ट ऑफ द पेंजिया ड्रिफ्टेड वेस्टवर्ड। वैगनर ने कार्बनफेरिस एज के अंदर बताया कि इसी टाइम पीरियड के अंदर पेंजिया के कुछ भाग जो हैं वो वेस्टवर्ड की ओर ड्रिफ्ट होने लगे, विस्थापित होने लगे।
उसकी ओर मूव होने लगे। वाइल सम अदर पार्ट ड्रिफ्टिंग ईस्टवर्ड, जिसमें से कुछ पार्ट जो है वो वेस्ट की ओर ड्रिफ्ट होने लगे, जबकि कुछ पार्ट जो है वो ईस्ट की ओर ड्रिफ्ट होने लगे। दिस प्रोसेस स्टार्टेड इन द अपर कार्बोनिफेरस एज अबाउट 250 मिलियन ईयर एगो। अपर कार्बोनिफेरस एज के अंदर जो लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले थी, उसके अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। लोरेशिया एंड गोंडवानालैंड कम नियर टू ईच अदर एंड पेनिनसुलर इंडिया स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। इसमें क्या कहा गया कि लोरेशिया और गोंडवानालैंड एक दूसरे के नजदीक आने लगे, जिससे जो पेनिनसुलर इंडिया है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, ये ध्यान में रखना है आपको, पेनिनसुलर इंडिया की बात यहाँ पर चल रही है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस के अंदर ये ड्रिफ्ट हुआ, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शंस के अंदर ये मूव होने लगा। द साइज ऑफ टेथिस सी बिकेम स्मॉलर। जब टेथिस सी के अंदर श्रिंकिंग होने लगे, इसके नजदीक जो है वो लोरेशिया और गोंडवानालैंड आने लगे, तो ये श्रिंकिंग होने लगा, सिकुड़ने लगा, और इसमें जो डिपॉजिट सेडिमेंट था ये अपलिफ्ट होने लगा, इसमें फोल्डिंग होने लगी और हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। The size of Tethys Sea became smaller and sediment depositions of Tethys Sea suffered foldings and Himalaya and Alps were formed। और उस कंडीशंस के अंदर जो हिमालय माउंटेन है और यूरोप का आल्पस माउंटेन है उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ। अबाउट 180 मिलियन ईयर एगो इन द मिड ज्यूरासिक एज Atlantic oceans became 100 kilometer wide due to the westward drift in the America। मिड ज्यूरासिक एज यानी आज से लगभग 180 मिलियन ईयर्स पहले जो है वो अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वेस्ट की ओर ड्रिफ्ट हुए, वेस्ट की ओर खिसकने लगे, तो उस कंडीशंस के अंदर अटलांटिक ओशियंस की जो विड्थ थी वो 1000 किलोमीटर तक हो गई थी, यानी कि 1000 किलोमीटर तक वो बढ़ गया था। जो आज एवरेज इसकी है वो लगभग 4500 किलोमीटर तक है। द वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट इन द अमेरिका आल्सो रिजल्टेड इन द व्रिंकलिंग्स इन द वेस्टर्न एज एंड रॉकीज एंड एंडीज वर फॉर्म्ड। जब ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है वो वेस्ट की ओर ड्रिफ्ट होने लगे, तो उससे जो पैसिफिक ओशन प्लेट है, उस पैसिफिक ओशन प्लेट के कोस्टल एरिया के ऊपर ये दोनों कॉन्टिनेंट जाकर के टकराते हैं, तो उससे जो है वो रॉकीज और एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदर जो माउंटेन बेल्ट है, रॉकीज और एंडीज, इनका फॉर्मेशन वहां पर हुआ। द कॉन्टिनेंट्स अज्यूम्स ए शेप समव्हाट सिमिलर टू द प्रेजेंट शेप इन द प्लेस्टोसियन एज अबाउट 50 to 60 मिलियन ईयर एगो। और जो आज की हमारी प्रेजेंट एज है वो प्लेस्टोसियन एज के अंदर जो आज से 50 से 60 मिलियन ईयर पहले इसका फॉर्मेशन हुआ। जैसे कि हमारा जो डायग्राम है इसके अंदर दिखाया भी गया है, जो हम आपको दिखाते हैं कि अपर कार्बोनिफेरस एज जो 300 मिलियन ईयर्स थी, वहां पर सारे हमारे कॉन्टिनेंट्स थे वो सिंगल लैंडमास के रूप में थे और इसको पेंजिया का नाम दिया गया था। ठीक है, इसके बीच के अंदर जो पेंजिया था, इसके बीच के अंदर जो है था वो टेथिस सी था। टेथिस सी के ऊपर का जो पार्ट था उसमें आपके नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, यूरोप आ जाता है और एशिया, 3 कॉन्टिनेंट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। टेथिस सी के साउथ के अंदर जो आपका गोंडवाना लैंड है, इसके अंदर आपका साउथ अमेरिका आ जाता है, अफ्रीका आ जाता है, पेनिनसुलर इंडिया आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है और अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं। और इनके सराउंडिंग एरिया के अंदर ये पूरा जो वाटर बॉडीज था, इस ओशियन का नाम था पैंथालासा। धीरे धीरे ये ड्रिफ्टिंग होने लगे, यहाँ से ये ड्रिफ्ट हुए वेस्ट की ओर। ये जैसे वेस्ट की ओर ड्रिफ्ट हुए तो यहाँ पर जो है वो अटलांटिक ओशियन जो है उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ जाता है, ये साउथ अमेरिका आ जाता है, ये नॉर्थ अमेरिका है वो वेस्ट की ओर होता है और बाकी का कॉन्टिनेंट जो है वो ईस्ट की ओर क्या होते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं। जब ईस्ट की ओर ये ड्रिफ्ट होते हैं तो इससे अटलांटिक ओशियन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है और अटलांटिक ओशियन जो है उसकी डेप्थ जो है
वो 1000 किलोमीटर की हो जाती है मिड ज्यूरिशिक एज के अंदर। मिड ज्यूरिशिक एज के अंदर ये कितनी हो जाती है, आज से लगभग 180 मिलियन ईयर्स एगो पहले ज्यूरिशिक एज था, इसके अंदर ये 1000 हो जाती है, जो प्रेजेंट के अंदर कितनी बताई थी आपको अभी मैंने, 4500 किलोमीटर एवरेज, जबकि कहीं पर ये 6000 भी है, कहीं पर 5000 भी है, कहीं पर ये कम भी है। तो एवरेज जो 4500 किलोमीटर की ये वाइड हो जाता है। इसके बाद जब ये स्टार्ट होता है तो ये आगे और अधिक ड्रिफ्टिंग होती रहती है और इनकी वाइडनेस जो होती है वो और अधिक इंक्रीज होती रहती है। इस कंडीशंस के अंदर जो आपके साउथ इंडिया, जो यहाँ पर ये साउथ इंडिया है, ये यहाँ पर सेट था, ये साउथ इंडिया जो है वो नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शंस के अंदर मूव होता है। जैसे नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शंस के अंदर मूव होता है तो यहाँ पर जो टेथिस सी का सेडिमेंट था उसमें फोल्डिंग होना स्टार्ट हो जाता है, और ये टेथिस सी जो है इसमें फोल्डिंग होने से हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन होता है और यूरोप के अंदर आल्प्स माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है। इधर इसके अंदर रॉकीज माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है और इधर जो है वो एंडीज माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वेस्ट की ओर मूव हो रहे थे और वेस्ट के अंदर आपकी पैसिफिक ओशन प्लेट थी। पैसिफिक ओशन प्लेट है वो बिग प्लेट है, जिसके कारण से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जो वेस्टर्न मार्जिन थे ये फोल्डिंग होकर के एंडीज और रॉकी माउंटेन का फॉर्मेशन किया। आगे हम देखते हैं इसके अंदर कि किस प्रकार से हमारे जो वैगनर है उसने अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के लिए एविडेंस दी है। तो इसमें आता है एविडेंस ऑफ मूवमेंट एंड कॉन्टिनेंट्स। जो कॉन्टिनेंट मूवमेंट हो रहे हैं उसके लिए वैगनर ने क्या एविडेंस दिए हैं। वैगनर कलेक्टेड several evidence in the support of the continental drift theory. Some of the outstanding evidence are listed below. तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका जिग्सा फिट। जिग्सा फिट का हमने पहले ही जिक्र किया था कि सभी कॉन्टिनेंट जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे और उनके टूटने के बाद जो क्रैक्स आती हैं, उनमें जो दरारें आती हैं, जो उनमें जिगजैग आते हैं, उनमें काफ़ी सिमिलरिटी पाई जाती है। ये सिमिलरिटी को जो है वो 1964 के अंदर बुलार्ड जो एक जियोग्राफर थे, उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू इन सभी कॉन्टिनेंट को आपस में एक दूसरे से जोड़ने के लिए जो है वो प्रोग्राम तैयार किया था, जिससे कि वो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करवा सके कि किस प्रकार से एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट में फिट बैठता है। तो इसको हम बोलते हैं जिग्सा फिट। तो जिग्सा फिट क्या है ये देखिए। द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशियंस हैव रिमार्केबल्स एंड अनमिस्टेकेबल्स मैच। इसमें बताया गया है कि अटलांटिक महासागर के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच अद्भुत और त्रुटि रहित साम्यता दिखाई देती है। यानी कि त्रुटि रहित मीन्स आता है कि बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी कमी के ये आपस में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। मैप प्रोड्यूस बाय बुलार्ड यूजिंग ए कंप्यूटर प्रोग्राम इन 1964 सो दैट द best fit of the Atlantic Ocean was found not on the coast of 1000 fathom unit of the present shoreline। इसमें बताया गया कि जो अटलांटिक ओशियन के जो कोस्टल एरिया हैं, इन कोस्टल एरिया को अगर आपस में एक दूसरे से जोड़ा जाए, यानी कि अफ्रीका को साउथ अमेरिका से और यूरोप को नॉर्थ अमेरिका से आपस में जोड़ा जाए, तो ये केवल ऊपर ऊपर ही नहीं जुड़ेंगे, समुद्र के अंदर 1000 फैदम की डेप्थ तक ये आपस में एक दूसरे से फिट बैठते हैं। यानी कि अगर मीटर के अंदर लें तो ये आपके आ जाता है 600 फीट तक, फीट के अंदर लें तो ये आ जाता है आपका 6000 फीट। एक फैदम के अंदर 6 फीट होते हैं, तो 1000 फैदम के अंदर 6000 फीट हो गया। 6000 फीट की गहराई तक के समुद्र के अंदर जो दोनों कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के जो आपस में कोस्ट लाइन है उनको आपस में जोड़ करके देखा जाए तो वो एक दूसरे में फिट बैठते हैं और 1000 की गहराई तक वो आपस में फिट बैठते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद आता है फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स जो होते हैं वो हमारे
जो जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं, स्केलेटन्स वगैरह होते हैं, जो उनके डेड पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। तो ये फॉसिल जो हमारे प्लांट्स, एनिमल्स और अदर्स जो लिविंग थिंग्स के फॉसिल थे, नॉन लिविंग थिंग्स के जो फॉसिल्स थे, उनको आपस में जब देखा गया, उनकी पहचान की गई, तो ये पता चला कि ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर इनमें काफ़ी सिमिलरिटी पाई जाती है, सभी जगह पर ये उपलब्ध है। तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर सेम एनिमल या सेम प्लांट्स के जो फॉसिल्स पाए गए हैं, उससे ये पता चलता है कि ये आपस में जुड़े हुए थे और इन पर सभी पर एक जैसी वेजिटेशंस और एक जैसे एनिमल रहते थे। लेकिन अगर आज इनकी हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पर सभी जगह पर अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस होने के कारण से अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं और अलग अलग टाइप्स के वहाँ पर प्लांट्स हैं। यानी कि फ्लोरा और फौना के जो अवशेष पाए गए, उन अवशेषों से हमें पता चलता है कि ये महाद्वीप आपस में कभी एक दूसरे से जुड़े हुए। तो ये कहाँ पर जुड़े हुए थे और इनमें किस प्रकार के फॉसिल्स हैं, वो कहाँ कहाँ पर पाए गए हैं, ये देखिए। तो इसमें जैसे दिया गया है, वैगनर ट्राइड टू explain the drifting of the continent on the base of the distributions of fossils। वैगनर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में जीवांशों के वितरण के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से एक कॉन्टिनेंट और दूसरे कॉन्टिनेंट पर ये फॉसिल सिमिलर पाए गए। तो इसमें जैसे दिया गया है, एक प्लांट जिसके फॉसिल पाए गए हैं, उस प्लांट का नाम है ग्लासोपेट्रिसिस। ग्लासोपेट्रिसिस ये पौधा है ग्लासोपेट्रिसिस, और एनिमल मेसोसोरस और लिस्ट्रोसोरस। ये एनिमल्स के जो फॉसिल्स हैं, उस टाइम के अंदर जो एनिमल थे और उनके जो फॉसिल्स पाए गए, उनके जो अवशेष पाए गए, तो ये तो प्लांट्स के थे ग्लासोपेट्रिसिस, और एनिमल्स के जो वहाँ पर फॉसिल्स पाए गए, जो स्केलेटन्स वगैरह पाए गए, तो वो मेसोसोरस और लिस्टोसोरस दो टाइप के एनिमल थे, और एक टाइप के जो वहाँ पर प्लांट थे, वो सभी कॉन्टिनेंट के ऊपर पाए गए। तो ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट पे पाए गए, जो उस टाइम पीरियड के अंदर ये प्लांट्स और एनिमल्स हमारे अर्थ सरफेस पर जो है रेयरिंग करते थे, चरते रहते थे, घूमते रहते थे। फाउंड इन द कार्बन फेरिस रॉक ऑफ इंडिया। इंडिया की जो कार्बन फेरिस रॉक्स हैं, उनके अंदर भी इनके फॉसिल्स पाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी पाए गए हैं, साउथ अमेरिका के अंदर भी पाए गए हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर भी पाए गए हैं, फाकलैंड आइलैंड के अंदर पाए गए हैं, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के अंदर ये पाए गए। इन सभी जगह पर ये फॉसिल्स पाए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सभी एनिमल्स और प्लांट्स जो थे, उस टाइम पीरियड के अंदर पेंजिया पर सिचुएटेड थे, स्थित थे, और जैसे ही क्लाइमेट चेंज हुआ, ये बदलते हुए क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाए, जिसके कारण से जब ये बदलते क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं बदल पाए, तो इनकी डेथ हो गई, और ये हमारे रॉक्स वगैरह के अंदर जो हैं वो जम गए, जिनको आज जब स्टडी की जाती है तो ये पता चलता है कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और जुड़े होने के कारण ही ये सभी जगह पर उपलब्ध थे। देयर आर वाइडली सेपरेटेड एरिया एंड सच डिस्ट्रीब्यूशंस कैन ओनली बी एक्सप्लेन द एक्सपेक्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो इस प्रकार से ये एविडेंस जो हमें बताता है कि सभी कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, और ये बाद में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट प्रोसेस के अकॉर्डिंग एक दूसरे से जो है वो सेपरेट हुए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एविडेंस आता है, वो आता है आपका जियोलॉजिकल मैचिंग, कि जियोलॉजिकल मैचिंग जो है वो क्या है। भूवैज्ञानिक अनुरूपता जो पाई जाती है, वो क्या पाई जाती है। तो इसके अंदर आप देखें, देयर आर गोल्ड डिपॉजिट विद इन रिवर एल्यूवियम इन द घाना कोस्ट ऑफ अफ्रीका, बट देयर आर नो सोर्स रॉक in that regions. However, across 5,000 km wide Atlantic Oceans, there are gold-bearing veins in
Balenciago, Brazil, South America. But there are no gold deposits with alluvium in the adjacent coastal belt. Occurrence of such sustaining similarities in the distant land given credence to the continental drift theory. This shows that Africa and South America were part of the Pangea and drifted apart at the later stage. तो इसमें ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्या कह रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ। अफ्रीका के घाना के तट पर नदी जलोढ़ में स्वर्ण निक्षेपों की उपस्थिति। तो सबसे पहले तो अफ्रीका का घाना रीजन में आपको दिखाता हूँ कहाँ है। ये रीजन आता है अफ्रीका का घाना। यहाँ पर गोल्ड के पार्टिकल्स के डिपोजिशन पाए गए, ठीक है। जबकि इस रीजन्स के अंदर किसी भी रॉक्स के अंदर या इसके सराउंडिंग एरिया के अंदर कोई भी रॉक्स या अदर माउंटेन वगैरह में गोल्ड के पार्टिकल्स की अवेलेबिलिटी आज प्रेजेंट में नहीं है, नहीं है। तो ये गोल्ड पार्टिकल यहाँ कहाँ से आई, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि साउथ अमेरिका के अंदर जो कॉन्टिनेंट के अंदर ब्राजील के बेलेंसाओ जगह है, वहां पर गोल्ड डिपॉजिट्स रॉक्स का पाया गया है। यहाँ पर बेलेंसाओ में स्वर्ण युक्त, सोने से युक्त जो चट्टानें हैं वो पाई गई हैं। मीन्स यहाँ के सोने की जो चट्टानों के पार्टिकल्स हैं और अफ्रीका के गिनी की खाड़ी के अंदर जो सोने के पार्टिकल्स हैं उनमें काफी सिमिलरिटी पाई गई है, काफी समानता पाई गई है। जबकि ये 5000 किलोमीटर दूरी पर ये सोने के पार्टिकल यहाँ कैसे पहुंचे, इसका सीधा सा मतलब ये निकल रहा है कि ये सोने के पार्टिकल जो यहाँ पर थे, ये कभी ये दोनों पार्ट आपस में जुड़े हुए थे तो किसी रिवर्स के थ्रू फ्लो होकर के और ये यहाँ पर रिवर सेडिमेंट के थ्रू डिपॉजिट हो गए। ये एविडेंस यहाँ पर मिले और इनके अंदर ये काफी सिमिलरिटी भी पाई जा रही है कि ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो ये एविडेंस जो है आपका जो जियोलॉजिकल मैचिंग, ये भी हमें एक अच्छा एविडेंस उपलब्ध कराता है, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस उपलब्ध करवाता है। तो आगे इसके अंदर देखिए, दिस शो दैट अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका वर पार्ट ऑफ द पेंजिया एंड ड्रिफ्टेड ए पार्ट ऑफ द लेटर स्टेज। बाद में ये टूट करके अलग हुई। दिस इज एक्सप्लेन्ड इन द प्लेसिंग अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका टूगेदर। द गोल्ड बेरिंग सेडिमेंट वर transported down a slope of Brazil and deposited in the belt with the today in Ghana coast। कि जो ब्राजील के रॉक्स के अंदर गोल्ड बेरिंग्स जो सेडिमेंट थे ये ट्रांसपोर्ट होकर के, प्रवाहित होकर के और ब्राजील के घाना कोस्ट पर जाकर के डिपॉजिट हुए, ठीक है। तो ये घाना कोस्ट पर जाकर के यहाँ पर डिपॉजिट हुए। उसके बाद आती है पैलो क्लाइमेटिक यूनिटी। पैलो क्लाइमेटिक यूनिटी जो होती है वो क्या होती है, इसमें आता है कि प्राचीन काल के अंदर जो जलवायु थी वो सभी कॉन्टिनेंट पर सिमिलर थी। जो उसके नियर बाई एरिया के अंदर पार्ट थे वहां पर सब में एक जैसी ही क्लाइमेट कंडीशन पाई जाती थी। एक जैसी क्लाइमेट कंडीशंस के अंदर एक प्रकार के ही फ्लोरा और फाना और अदर्स जो लिविंग थिंग्स होते थे और बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती थी उनमें काफी सिमिलरिटी पाई जाती थी। बट प्रेजेंट के अंदर अगर इन दोनों की चीजों को ध्यान में दिया जाए तो इनमें काफी जो है वो विभिन्नता पाई जाती है। इसके अंदर आप देखिए कि ये पार्ट और ये पार्ट जो है आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सदर्न पार्ट आ जाता है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सदर्न पार्ट आ जाता है। तो इसमें काफी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आ जाता है और जहां पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आ जाता है
वहाँ पर हमारी क्लाइमेट कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती हैं। जब क्लाइमेट कंडीशन चेंज होती हैं तो अलग अलग क्लाइमेट के अंदर अलग अलग टाइप्स के फ्लोरा और फौना जो है उनकी ग्रोइंग होती है, उनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस के अंदर डिफरेंट टाइप्स के एनिमल, फ्लोरा, फाना और बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं। बट उस टाइम पीरियड के अंदर इनके अंदर क्या थी, सेम क्लाइमेट थी, इसलिए यहाँ पर जो फ्लोरा और फाना और अदर्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती थी उनमें काफ़ी सिमिलरिटी पाई जाती थी। तो इसके अंदर आगे देखिए आप, पैलेओक्लाइमेटिक रेफर टू द स्टडी ऑफ द क्लाइमेट ऑफ द सेम पीरियड इन द जियोलॉजिकल पास्ट। थिक जियोलॉजिकल डिपोजिट्स ऑफ द प्रोमो कार्बनफेरिस एज आर। इसमें कह रहे हैं कि जहां पर टेम्परेचर लो होता था तो प्रोमो कार्बनफेरिस एज के अंदर जो है वो थिक मोटी ग्लेसिकल डिपोजिशन थे, जो ग्लेशियर्स के साथ फ्लो होकर के जो डिपोजिशंस आते हैं वो यहाँ पर पाए गए हैं। एक्सपोर्ट एट द उरुग्वे एंड ब्राजील इन द साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ इंडिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया। ये रीजन जो थे यहाँ पर जो है वो ग्लेशियर्स के डिपोजिशन पाए गए हैं। कौन कौन से पार्ट हैं इसके अंदर, ये मैं आपको मैप के अंदर दिखाता हूँ। इस मैप के अंदर जैसे कि आपको दिखाया गया है कि ब्राजील का पार्ट आ जाता है, साउथ अमेरिका का, उरुग्वे आ जाता है यहाँ पर। इसके बाद इसके अंदर दिया गया है आपका तस्मानिया रीजन, ये आपका तस्मानिया रीजन आ जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का रीजन ये आ जाता है, साउथ इंडिया ये आ जाता है आपका। ठीक है, ये सारे जो पार्ट थे ये आपस में एक दूसरे से यहाँ पर जुड़े हुए थे। ठीक है, ये सारे सेट होकर के यहाँ पर ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इससे जुड़े हुए थे, ये सारे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसके कारण से ये जो पार्ट थे ये कहाँ पर थे, लो हाई लैटिट्यूड के ऊपर थे। इनका एल्टीट्यूड हाई था और हाई इनका लैटिट्यूड था, जिसके कारण से यहाँ पर ग्लेशियर्स पाए जाते थे, बर्फ की चट्टानें पाई जाती थी। जबकि आज अगर हम इनकी कंडीशन देखें तो ये सारे पार्ट जो हैं ये क्या है, टेम्परेट जोन के अंदर है। इस टेम्परेट जोन के अंदर यहाँ पर आपको इतने बड़े ग्लेशिकल डिपोजिशंस की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इससे क्लियर होता है कि ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे पैलेओक्लाइमेटिक कंडीशंस में। द यूनिफॉर्मिटी एंड द नेचर ऑफ द सेडिमेंट इंडिकेट दैट दीज कॉन्टिनेंट countries were together in the geological past and experienced similar climate conditions. Today these countries are drifted apart, are widely separated from each other by large oceans. They are situated in the various climate zone varying from temperate to tropical. आज ये अलग अलग क्लाइमेट जोन के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है कोरल्स। कोरल जो होते हैं ये प्रवाल जीव होते हैं। प्रवाल जीव जो होते हैं वो अपनी जो ग्रोथ करते हैं वो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच के अंदर करते हैं, जहां पर ओशंस वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इनके जो डिपोजिशन है वो आज हमें 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से दूर जो है वो आपके हाई लैटिट्यूड एरिया हैं उन रीजन्स के अंदर पाए जा रहे हैं। यानी कि वहाँ पर ये पाए जा रहे हैं जहाँ पर इन कोरल के ग्रोथ के लिए क्लाइमेट कंडीशन फेवरेबल नहीं है। उस रीजन्स के अंदर ये कोरल आइलैंड वगैरह जो हैं इनके जो डिपोजिशन वगैरह हैं, इनके स्केलेटन्स वगैरह हैं ये पाए जाते हैं, जो कि वहाँ पर ग्रोथ ही नहीं कर पाते, वहाँ पर इनकी पॉसिबिलिटी ही नहीं हो पाती है, उस जगह पर ये पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लैंडफॉर्म्स कोरल्स डिपोजिशंस के कारण से फॉर्मेटेड हुए थे वो 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में हुए थे, लेकिन आज वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण से नॉर्थ या साउथ हेमिस्फीयर के अंदर पोलर रीजन्स, नॉर्थ पोल या सदर्न पोल की ओर जो है वो शिफ्टेड हो चुके हैं। तो इसमें जैसे देखिए क्या बता रहा है, कोरल इज द minute reefs building marine polyps which thrives well in the warm water
विद टेम्परेचर अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस। कोरल जो जीव है ये एक प्रकार की कैल्शियम युक्त चट्टान है जो पोलिप नामक समुद्री जीव के स्केलेटन से बनी हुई है। ठीक है, ये लगभग 20 डिग्री सेंटीमीटर तापमान वाले गर्म जल में ही पनपते हैं, अतः ये 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में ही अच्छे से पनप सकते हैं। इस क्षेत्र के बाहर के महाद्वीपों पर परवालों का पाया जाना, परवाल जो द्वीप वगैरह हैं इनका पाया जाना, इस बात का ठोस प्रमाण देता है कि प्राचीन भूवैज्ञानिक काल में ये महाद्वीप भूमध्य रेखा के निकट स्थित थे, परंतु महाद्वीप संचलन के कारण से ये शीत और उष्ण प्रदेशों के अंदर पहुंचे गए। तो इसमें देख जो है वो बताया गया है कि 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड के अंदर इनकी स्ट्रेंथन जो थी वो सबसे अधिक होती थी, बट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण से ये जो है ये दूर चले गए हैं। कॉन्टिनेंटल वर द नियरर ऑफ द इक्वेटर इन द जियोलॉजिकल पास्ट, कि ये कॉन्टिनेंट के नियर बाई एरिया थे। द कॉन्टिनेंट हैव मूव नॉर्थवर्ड एंड आर एक्सपीरियंसिंग ऑफ द कोल्ड एंड टोरिड क्लाइमेट कंडीशंस टुडे। जो आज कोल्ड रीजन्स के अंदर या टोरिड जो है वो कठोर जलवायु जो है उसके अंदर ये पाए गए। तो इससे भी ये प्रूव होता है कि हमारे कॉन्टिनेंट जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। इसके बाद अगला पॉइंट जो आता है वो आता है पोलर वंडरिंग प्रोसेस। पोलर वंडरिंग प्रोसेस के अंदर जो अर्थ की मैग्नेटिज्म फोर्स होता है, इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण से जो मैग्नेटिक पार्ट जो होते हैं ये नॉर्थ वर्ल्ड की ओर मूव होते हैं, यानी कि नॉर्थ की ओर जाते हैं। अर्थ के इंटरनल पार्ट के अंदर और रॉक्स के अंदर जो हमारे मैग्नेटिक पार्ट्स हैं, ये मैग्नेटिक पार्ट जो हैं ये अर्थ के नॉर्दर्न पार्ट की ओर उसके मैग्नेटिक फोर्स के कारण से अट्रैक्ट होते हैं, उसके कारण से हमारे जो कॉन्टिनेंट होते हैं वो भी शिफ्ट होते हैं। तो ये कौन कौन से पार्ट हैं जिसके कारण से ये मैग्नेटिक जो फोर्स है वो जनरेट होता है। हमारे अर्थ की जो रॉक्स हैं, इन रॉक्स के अंदर मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, इलेमेनाइट और पायरेटाइट जो रॉक्स हैं ये पाए जाते हैं, जो मिनरल्स हैं ये पाए जाते हैं। और ये मिनरल्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक फोर्स के कारण से नॉर्थ की ओर अट्रैक्ट होते हैं, और जब अट्रैक्ट होते हैं तो इनके अंदर मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, और हमारे नॉर्थ पोल है वो साउथ की ओर शिफ्ट हो रहा होता है, और साउथ पोल जो है वो नॉर्थ की ओर शिफ्ट होता है। तो नॉर्थ पोल साउथ की ओर और साउथ पोल नॉर्थ की ओर शिफ्ट होने के कारण से जो हमारे कॉन्टिनेंट होते हैं उनके अंदर भी मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, और इसी को हम पोलर वंडिंग प्रोसेस का नाम देते हैं, यानी कि ध्रुवों के घूमने का प्रोसेस का नाम देते हैं। तो ये क्या है ये देखिए, पहलो मैग्नेटिज्म्स। अर्थ मैग्नेटिज्म्स इन द